साइंस, विषय कोड 112। यहाँ 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें होंगे और 30 इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 110 प्रश्न, और इन 110 प्रश्नों में आपको 80 मार्क, 40 ऑब्जेक्टिव का 40 मार्क, उधर 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन अलग अलग खंड का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का अलग अलग होता है। यहाँ हम लोग आगे देखेंगे, कुछ निर्देश दिया जाता है आपको परीक्षा से पहले कि अपना OMR देख ले, प्रश्न पुस्तिका पर जो क्रमांक लिखा हुआ है ये है ना, वो प्रश्न पुस्तिका पर लिखा हुआ क्रमांक अपने OMR में लिखे कि हम इसी सेट के क्वेश्चन का जवाब इसमें भर रहे हैं, उस हिसाब से चेक होता है। तो ये सबको बड़ी ध्यान से आपको पढ़ना है। सबसे पहला सेक्शन 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक वस्तुनिष्ठ एक विषयनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ बोले तो ऑब्जेक्टिव, अब विषयनिष्ठ बोले तो सब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव से है कि पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? क्या करें, थाली लगवाएं स्वागत का। आज किसको किसको मुंह हो गया है लेट पैसेंजर कहने का। आज जीवन सफल हो गया अलीसा का। जो नाम रखा लेट पैसेंजर वही लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ है कि मैग्नीशियम का जब तुमको परमाणु संख्या दे दिया 2, 8 और 2, 12 नंबर पर है, 2, 8, 10, 2, 12। तो अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, यही इसकी क्या है, संयोजकता है ना। तो ये सब तो वैसे भी आपको याद रहना चाहिए ही नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, लिखिएगा 2, 8, 2 तब याद आएगा। मैग्नीशियम देखे तो 2 गो उसका संयोजकता होता ही याद होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो दे दिया परमाणु संख्या, तो एक बार कंफर्म हो लिया अगर कंफ्यूजन लग रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, किसका होगा? किसका होगा? कौन ऐसा है जिसको लोहा विस्थापित कर देगा भाई? तो इस सब में से जिसको लोहा विस्थापित कर सकता है वो तो तांबा ही है, क्योंकि तांबा ही लोहा के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोनी, ये सब तो उसके औकात से बाहर की चीज है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इससे भिड़ेगा तो जाएगा। कहा जाता है कि आपको अगर अपना धन घटाना हो तो कुछ उपाय दिए गए हैं शास्त्रों में। खत्म नहीं हो रहा पैसा तो कुछ उपाय दिया गया है। उपाय क्या है भाई? अगर पैसा खत्म नहीं हो रहा है तो तुम छींक धन का बिजनेस कर लो, बकरी का बिजनेस। ठीक, उससे भी पैसा नहीं घट रहा है तो ढेर सारा बेटी पैदा हो जाए, ठीक है, फिर भी तुम्हारा पैसा गए। बढ़िया से बढ़िया घर में जब बेटी का शादी होता है, बढ़िया से बड़ा घर, उसको कर्ज हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो तो कर्ज में ही है, जो जितना बड़ा वो उतना बड़ा कर्ज धारक है ना। और तीसरा सबसे अंतिम में कहा कि अगर इससे भी धन ना घटे तो जेठ जन से करु अरायर। अगर इस सब से पैसा नहीं घट रहा है तो अपने से जो औकात में ज्यादा है उससे केस लड़ो, पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ है कि विस्थापन तभी हो पाएगा जब अपने से छोटा कोई है, कमजोर वाला है, तभी उसको ना हटा सकते हैं, उसका जगह जाके ले लेंगे। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो एथिल अल्कोहल
केतारी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? केतारी का रस, ईख का रस से एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। समझा? तो ये जो एथिल अल्कोहल है, वो केतारी का रस क्या है? शर्करा है। उसके किण्वन से हमको क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल। अल्कोहल कभी भी प्राप्त होता है तो हमको किससे प्राप्त होता है? चाहे वो अंगूर के रस का किण्वन हो, किसी भी फल का रस का किण्वन हो। आदमी तो भात का किण्वन करा करके देसी दारू बना लेता है। तो महुआ का तो किण्वन क्या है? फलों में शर्करा है, चीनी है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का जब ग्लूकोज का हम ईस्ट के कोशिका में क्या होता है? किण्वन होता है, तो इथेनॉल बनता है ना। इथेनॉल का न सामान्य नाम एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का यूपीएसी नाम इथेनॉल है। तो किण्वन का प्रोसेस किया जाता है अल्कोहल के निर्माण के लिए। अभी तक सही है? अभी तक में को मारा है कि नहीं? एगो, दूगो, वाह। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना कहलाता है। CaOH होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भखरा चूना या चूना जल कहलाता है। CaHCO3 होल टू, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहलाता है जो कि रंगहीन होता है, पानी में तुमको पता नहीं चलेगा। CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट चूना पत्थर कहलाता है। इसी में जब ज्यादा मात्रा में CO2 प्रोड्यूस किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, तब ये प्राप्त होता है। तो ये दूधिया रंग का होता है। चूना जल को दूधिया कर दिया तो ये बन गया, और ज्यादा CO2 दे दिया तो ये बन गया उसका दूधिया रंग गायब। तो यहाँ कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक। थोड़ा छोटा किया जाए क्या? इस साइज में ठीक ही होगा ना। हिंदी आ रहा है तो इंग्लिश नहीं आ रहा। बताए आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो NaCl KiO3, NaCl Ki, है ना। हमने दोनों ही लिखाया है ना। ऑप्शन नंबर सी, कि NaCl के साथ पोटेशियम आयोडेट रहे या पोटेशियम आयोडाइड रहे, दोनों ही स्थिति में उस नमक को हम आयोडीन युक्त नमक कहेंगे। सही हुआ जिसका जिसका हमारा था। लाइफ में भी किया हुआ क्वेश्चन है ये सब। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा H2O क्रिस्टलन जल होता है, रवाकरण जल होता है, और आधा को क्या कहते हैं हम? हेमी। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट सही था। वेरी गुड। ये सब क्वेश्चन मिस भी नहीं करना है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? तो कैथोड क्या है? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। कैथोड क्या है? निगेटिव है ना। उसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन किरणें होती हैं। हालांकि ये 9th क्लास का क्वेश्चन है परमाणु संरचना का, है ना, जिसमें रदरफोर्ड जो है वो क्या कर रहा है? रदरफोर्ड नहीं, जे थॉमसन कर रहा था ये काम। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया था? खोज किया था दोस्त, रचना नहीं, बर्मा नहीं है वो, है ना। खोज डिस्कवरी करने वाला। तो उसने कैथोड रे का उपयोग किया था। कैथोड रे कैसा रे है? जो निगेटिव रे है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के कण है। ठीक है, नेक्स्ट। कवक कैसा पोषण करता है? कौन सी विधि है पोषण का? तो कवकों में सेपरोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, मृतोपजीवी होता है न्यूट्रिशन। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा? तो नजदीक का चीज अगर देखने में तुमको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि का दोष का मतलब दूर की चीज दिखने में तुमको क्या है? कठिनाई है,
क्यों ऐसा? क्योंकि जो कहानी है, हम पूरा नहीं बना रहे, कहानी है कि नजदीके में आकर के किरण आपस में मिल गया है ना, जबकि उसको है यहाँ रेटिना तक आना चाहिए था। तो पहले आकर मिल गया, इसीलिए ये क्या हो गया, निकट हो गया, है ना। दूर की चीजें यहाँ दिख उसको नहीं रही है। तो ऐसी क्यों, अगर हमको इसको थोड़ा और आगे जाकर मिलवाना है तो निश्चित से उत्तल नहीं लगेंगे। उत्तल लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है ना। और अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, फैलाता है किरणों को। तो यहाँ हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का जब उपयोग करेंगे तो थोड़ा और किरण फैल करके वहां तक, ताकि अपने गंतव्य तक सही से पहुंच सके। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कुछ आगे बढ़े। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, की भले ही। आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक बा। हमको खुद जो है, हम जिस समय 10वां दिए थे उस समय भी बिहार बोर्ड कभी कभी ऐसा हिंदी का उपयोग कर लेता है जिसके लिए, जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है उसको इंग्लिश की ओर जाना पड़ता है ना। कभी कभी जी सोचो, पहली बार जब बिहार बोर्ड परिशेषिका का पूछा होगा, बहुत आदमी अपेंडिक्स पर जरूर गया होगा। होता है आदमी। हम तो अवतल उत्तल में कॉनकेव कॉन्वेक्स पर चल जाते थे कि क्या है। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए। तो इस सब में बिल्कुल कंफर्म ही रहता है आदमी। इसको ज्यादा टेंशन लेने की सवाल जरूरत। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो नेचुरली जो हम लोगों के आंख में है वो उत्तल लेंस है ना। नेचुरल रूप से जो हमारे आंख में पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तब केशव, मजा आ रहा था एग्जाम देने में। हिंदी मीडियम में दे रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में? 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है ना, 14 नंबर वाला ना। इंग्लिश में इसका नहीं दिख रहा है यार, बहुत छोटा हो जा रहा है, मतलब ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा दिया है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो बी बोल रहा था रे। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी। और सही भी है जो जो मारा। अगर कोई डी मार कर कल किया है तो सही है। वैसे इतना हिम्मत कमे में हो। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता, ये तो भाई साहब नेचुरल है। कौन मोड़ देता है प्रकाश की किरण को? हम्म, लेंस। इसको लेंस की क्षमता कहते हैं। किसकी क्षमता कहते हैं? लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को, कोनो लेंस हो मोड़ने का ही काम करती है, चाहे वो जिधर मोड़ दे, फैला दे, या क्या करता है, वो क्या होता है, डाइवर्जन कन्वर्जन कह देगा तो क्या हो जाएगा, पाप लगेगा। इतना शुद्ध हिंदी बोलेगा तो अपराध है रे, ये सब के लिए सजा, नॉन अवेलेबल जो है ना, वो एफआईआर दर्ज हो जाएगा।
कोई बेल नहीं होगा, ऐसा ऐसा हिंदी कहाँ बोल देता है। बच्चों लोग रहता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, तो जैसे क्या? छोटा, सीधा, आभासी। आईना देखे हैं बस का, ट्रक का, वो जो बैक मिरर लगा रहता है, या मोटरसाइकिल का? हाँ, तो वो जो आईना है उस पर कुछ लिखा रहता है, कभी पढ़े हो केशव, कभी पढ़े हो क्या? हाँ, मतलब कि उस पे कुछ दो लाइन लिखा हुआ रहता है। बिल्कुल। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जो तुमको मिरर में दिख रहा है ना, थोड़ा दूर दिख रहा है, ठीक है? जैसा वो है वैसा तुम मानो मत, वो क्लोज है तुम्हारे। समझ रहे हो? वो ज्यादा इमेज हटाने के लिए उसमें बहुत दूर दिख रहा है, ताकि सब छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा। वो है तुम्हारे बहुत गाड़ी चलाते वक्त ये याद रहता है, ये दिखा पड़ रहा है वहां, मतलब ये सट चुका है। हिंदी में लिखना चाहिए ऐसा। वाह, स्वागत है, क्या करें? ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत। आ जाओ, विवेकानंद के पास जाके बैठ जाओ। ठीक है, तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज जो है वो ठीक है। यहाँ है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहेंसन ने, इसी बीच हुआ है नहीं? हाँ हाँ, जोहेंसन। हाल ही फिलहाल में इससे भेंट हुआ है। आगे क्या है? निम्नलिखित में द्विखंडन नहीं होता। कौन है जिसमें द्विखंडन नहीं होता? ईस्ट में क्या होता है? इसमें मुकुलन होता है ना? और क्या कहते हैं, इसमें द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, युगलिना में भी द्विखंडन होता है। एक ईस्ट ही है जिसमें क्या होता है, मुकुलन होता है, या अपखंडन भी होता है। काट दोगे ईस्ट को तो फिर से क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, वो मरता काटने से नहीं। तो ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। बायोलॉजी घुस गया रे। परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? परागकण पराग कोश के अंदर बनते हैं, एंथर के अंदर बनते हैं। ठीक है, कहाँ क्या पूछे बताओ, क्या पूछेगा, है कहाँ इस पूरे चैप्टर में, और क्या है जो तुमसे पूछेगा? रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ये भी हाल फिलहाल में बात हुआ है कि ब्लड प्रेशर कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा एड्रीनल ग्रंथि जो कहाँ है, तो रीनल के ऊपर है, इसीलिए रीनल के ऊपर है, इसीलिए इसका नाम एड रीनल है। रीनल बोले तो हमारा किडनी, है ना? ये ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी है। ये वैसे भी हम लोग के हार्ट बीट को नियंत्रित करता है, श्वसन दर को नियंत्रित करता है। डरा उड़ा जाए तो आदमी का धड़कन तेज करने वाला यही है, दौड़ेंगे तो आदमी का धड़कन, सांस लेने की गति तेज करने वाला यही है ना? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी यही करता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए पगला, कहाँ गया? बोर्ड भाग्य। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया जो है, जो हमारा चेस्ट है उसमें, फेफड़ा जो है उसमें क्या बनने लगता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कफ जमने लगता है, उसको क्या कहते हैं, निमोनिया। इससे बुखारो होता है ना, निमोनियन फीवर। तो कौन सी बीमारी हमारे सांस से संबंधित, तो जो फेफड़ा से संबंधित बीमारी हो तो सांस से बीमारी संबंधित हो ही ना गया। क्या पूछ रहा था, खैनी लाया है?
ये सब क्वेश्चन कौन पूछता है? हमको लगा खैनी मांग रहा है। हाँ। रक्त में शर्करा का ए, स्तर नियंत्रित करता है कौन? हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन हार्मोन। इसके ना निकलने से क्या होगा? नियंत्रण गड़बड़ाएगा शुगर का और डायबिटीज मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन कौन निकालता है? अग्न्याशय से। किन दीपिकाओं से? लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जो कि 1 मीटर अबाउट 3 फीट है ना। हो रही। ठीक है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर की। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। जब शर्करा का नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है हमारे मुख गुहा में। क्यों? क्योंकि हमारे लार में क्या होता है? लार एमाइलेज होता है। सलाइवरी एमाइलेज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। लार एमाइलेज को ही टाइलिन भी कहते हैं। स्पेलिंग उसका पी टाइलिन होता है। पी उसका साइलेंट होता है पिटियालीन होता है लिखा हुआ, लेकिन उसको टाइलिन याद रखना है। आई थिंक ये सब पहली बार क्लास में बैठा है। नहीं नहीं। हाँ हाँ, पहली बार ही बैठा है। सहज है, कारण कि लाइफ में बहुत बोलता है बेचारा। यहाँ सोच रहा है क्या बोले। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अगर फोकस दूरी 20 है तो इसका क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या 40 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कहानी है। ये बोलो की बोलो। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? विचलन, पूर्ण परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और इनमें से सभी। तो बताइए, वर्ण विक्षेपण मतलब क्या समझते हैं? हाँ, वर्ण विक्षेपण। अब विचलन मतलब क्या होता है? ये कह रहा है कि कांच का एक समांतर पट्टिका है। समांतर है तो निश्चित रूप से वर्ण विक्षेपण होगा, नहीं होगा। ठीक, श्वेत किरण है तो क्या हो गया? तिरछी आपतित हुई है। निम्नांकित में कौन सा? तो वो बिल्कुल सीधा था, लेकिन कैसा आपतित हुआ है? सॉरी, तिरछा आपतित हुआ है। आपतित का मतलब पड़ना होता है, गिरना होता है मेरे हिसाब से। कि ये एक है तो आपतन किरण ये हुआ, आपतित हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। ठीक है। तो कौन सा निम्नांकित में प्रथम अपवर्तन के साथ कौन घटित होगा? इसको हम डेविएशन कहेंगे, विचलन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि जब तक विचलन नहीं होगा तब तक विक्षेपण कैसे होगा? तो पहले क्या होगा? वो प्रथम वर्ड का यूज कर रहा है कि पहले क्या हुआ? विचलन हुआ, डेविएशन हुआ। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? बिल्कुल हम लोग एकदम करिया। अरे, ललका तार रखते हैं गरम वाला, और ठंडा जो माइनस वाला है अर्थिंग, उसको करिया या ब्लू हरा ऐसा करके रख लेते हैं। नहीं तो काला हो गया। कहाँ लाले लाल ब्लू होगा? परजीवी पौधा एक उदाहरण है। परजीवी कहाँ गया रे? गया कहाँ ये? परजीवी पौधा का उदाहरण कौन है बाबू? तो परजीवी है ना, पैरासाइटिक।
ये कौन है? अमरबेल है, कसकुटा है ना। कभी कभी अमरबेल को यही इंग्लिश वाला नाम यहाँ पर क्या दे देता है, कसकुटा लिख देता है, बिना शरमाए कसकुटा लिख देता है। ठीक है, तो अमरबेल ही कसकुटा है, इसको याद रखना है, अंग्रेजी वाला नाम नहीं चेंज होगा। पैरासाइटिक मतलब जिसका साइट जो है ना, साइट कहता है ना, हम साइट पर जा रहे हैं, सुना है किसी मिस्त्री लेबर आर से हम साइट पर जा रहे हैं, कब मिस्त्री आर से सुनेगा हम साइट पर जा रहे हैं, हाँ साइड पर नहीं, उस साइट होता है, उस साइड पर जाता है, हाँ साइड पर जा रहे हैं। तो जो साइट पर जाना मतलब हम अपने जगह पर जा रहे हैं जहां हमारा काम है। पैरासाइटिक मतलब दूसरे के देह पर रह करके, पैरा दूसरे के देह पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, वो कौन है? अमरबेल है, अमरबेल। द्विखंडन पाया जाता है किसमें? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। तो मुकुलन किसमें पाया जाएगा? हाइड्रा मुकुलन में फिक्स है। एस स्पंज में अंतः मुकुलन होता है, अंदर उसके मुकुल रहता है ना। इंडोजाइगस, यहाँ जो जीवाणु है बाबू, जब तुम पढ़ रहा होगा, फिजन पढ़ रहा होगा, यहाँ बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। तो हमने कहा था कि जो फेवरेबल कंडीशन होता है, अनुकूल परिस्थिति होता है, तब द्विखंडन होता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो अमीबा में भी बहुखंडन होता है। लेकिन कैसा कंडीशन में बहुखंडन होगा? कभी भी बहुखंडन होगा तो प्रतिकूल परिस्थिति में होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, जब अभाव है भोजन का, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर उसका बच्चा नहीं जी सकता है, तो अंदर ही अंदर विभाजित होकर ढेरी बच्चा हो जाता है, और जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो फट जाता है और सब बच्चा मुक्त हो जाता है। तो यहाँ जीवाणु में क्या होगा? बाइनरी फिजन, द्विखंडन होता है, लेकिन यही प्रतिकूल परिस्थिति में क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया में बहुखंडन होगा। ठीक है, हालांकि बिहार बोर्ड इतना दिमाग वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, नहीं तो बिहार बोर्ड को ये क्वेश्चन अवश्य पूछना चाहिए, कभी न कभी पूछेगा कि किन परिस्थितियों में अमीबा में बहुखंडन होता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति, जरा सा भी सोचने का मौका तुम लोग को नहीं दिया जाता है, सीधे क्वेश्चन रहता। अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कोई दिक्कत है? एक बार तो पूछ लिया था बोर्ड में, ठीक है, कि हेटेरोक्राइन ग्रंथि निम्न में से कौन है? हाँ, हेटेरोक्राइन ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो हेटेरोक्राइन ग्रंथि मतलब होता है ऐसा ग्रंथि जिससे केवल हार्मोन निकले, इंडोक्राइन ग्रंथि। ठीक, अंतःस्रावी। ऐसा ग्रंथि जिसमें एंजाइम निकले, पाचक रस निकले जिसमें से, है, और उसमें पाइप भी हो, है ना, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि। आज जिससे एंजाइम सब भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है, दोनों काम होता है, पाइप भी है उसमें लेकिन हार्मोन भी निकालता है, तो उसको हम हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। जैसे अग्न्याशय, अग्न्याशय ही रस निकलता है ना भोजन के लिए, पाइप भी है, अग्न्याशयी डक्ट, नलिका है, पैनक्रिएटिक डक्ट, लेकिन हार्मोन भी निकलता है, तो दोनों काम किया ही। वृषण, शुक्राणु भी निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है। ओवरी, अंडा, अंडाणु भी निकालता है वो, है ना, अंडा भी निकालता है ओवरी, और मादा जनन जो हार्मोन है वो भी निकालता है। यानी कि जो हार्मोन और कोई भी सेक्रेशन, हार्मोन और कोई भी सेक्रेशन, एंजाइम का हो, किसी रस का हो, ये दोनों काम करे, वो क्या हो गया? हेटेरोक्राइन ग्रंथि। तो 3 गो हेटेरोक्राइन ग्रंथि हम लोग के शरीर में प्रमुख है, वृषण, मादा का ओवरी, है ना, और यही भाई साहब पेनक्रियाज, है ना, अग्न्याशय। इसको ख्याल रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो हमारे ब्लड प्लेटलेट भाई साहब, रक्त बिंबाणु जो होते हैं वो रक्त को थक्का जमाने के लिए क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इनमें से सभी। सजीव का ही बात कर लिया, मछली का कहता तब अमोनिया मारते, आदमी का कहता तब यूरिया मारते, इस सीधे कह दिया सजीव। तो सजीव में तो किसी में यूरिया, किसी में अमोनिया, किसी में तीनों, ऐसा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी। इमारी थी रे सना। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो किशोरावस्था में जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, तो नर के शरीर में जो परिवर्तन होता है नर हार्मोन के कारण होता है, मादा के शरीर में जो परिवर्तन होता है वो मादा हार्मोन के कारण होता है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही हो गया। कितना अच्छा अच्छा सवाल पूछा गया है। हाँ, ये सब देख करके एक बार पार्टी कर लेने को मन करेगा एग्जाम हॉल में, न? क्योंकि जब पढ़ा हुआ चीज रहता है तो आनंददायक होता है। छोटका सा चीज है, दिमाग में बिला गया है, याद ही नहीं है, वो भारी लगने लगता है। ठीक है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन है भाई साहब? तो शरीर का पोस्चर और बैलेंस जो बना कर रखता है, शरीर का पोस्चर, बनावट और बैलेंस जो बना कर रखता है। अब मान लो टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है जिसका, है ना, उसको मतलब कि उसका कनेक्शन उसके किससे नहीं है? जो उसको बैलेंस कर रहा है। समझ रहे हो? चल चल रहा आदमी बेहोश होकर गिर गया, समझ रहे हो? यानी कि किसके कंट्रोल से बाहर हो गया? जो उसका बैलेंस को कंट्रोल कर रहा था, है ना। अचानक से गिर गया, बैलेंस गड़बड़ा गया उसका। तो कौन संतुलित करता है हमारे शरीर में जो पोस्चर और क्या कहते हैं, संतुलन बनाए रखने का काम करता है, वो है सेरिबेलम। कौन है वो बाबू? क्योंकि क्योंकि सेरिब्रम क्या है बाबू? तो मेमोरी है। क्या है ये? मेमोरी कार्ड है। कुछ भी याद रखना हो, फाइल फोल्डर बनाकर कुछ भी सेव करना हो, सोचना हो, है ना, ऐच्छिक गति हो, हाथ हिलाना हो, बोलना हो, चलना हो, है ना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, हम अपनी इच्छा से कर पाते हैं, है ना। तो क्या हो गया ये? सेरिब्रम करेगा। सोचने संबंधित कोई भी काम सेरिब्रम करेगा। ये क्या है? सेरिबेलम। बिल्कुल सोचेगा नहीं, है ना। ये आपके उन सभी क्रियाओं को अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, ये उस क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिस पर आपकी इच्छाएं ज्यादातर काम नहीं करती है। आपके श्वसन पर, है, हृदय के धड़कनों पर, आपके आंख के झपक पर, है, भूख लगने को, प्यास लगने को, नींद लगने को, जागना, सब क्रिया जो नियंत्रित करता है ना, वो क्या है? हमारा पिछला मस्तिष्क है, जहां सेरिबेलम, पोन्स, ये सब आता है। तो मेडुला, जो सेरिबेलम है उसका काम है हमारे शरीर का क्या करना? संतुलन बनाए रखना। कोई दिक्कत है? चलिए। कौन भोरे भोर हमको गाना सुना दिया है पता नहीं। हम पढ़ा भी रहे हैं तो अंदर ही अंदर दिमाग गुनगुना रहा है, जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे। कौन भोरे भोर सुनाया हमको? भोरे उठकर मोबाइलों में देखे, दिमाग यही चल रहा है। हाँ, आज हम 5:46 में उठ गए। ऐसा थोड़ी, रात में हम 2 बजे तक सूत गए थे आराम से। तब अब फिर वही 2 बजे सूते।
बीजीएमआई खेलने वाले लोग हैं हम लोग। टाइम टाइम उसी टाइम मिलता है। बहुत मस्त अपडेट। ठीक है। Zn+CuSO4। ठीक है। इसको तो देखिएगा तुम लोग क्या कह देगा। विस्थापन अभिक्रिया है, Zn ने Cu को कहा कि आप पधारिए, है ना, साइड होइए। ये हमरा है, हम सरकारी नौकरी निकाले हैं भाई। ठीक है। विस्थापित कर दिया, पावर ऑफ गवर्नमेंट जॉब। पहले से जो था उसको हटाकर उसका जगह लेकर और उसको रोड पर छोड़ देना विस्थापन अभिक्रिया है न। तो देख रहा, पावर हर जगह यूज हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप दाई से बाई ओर जाइएगा, दाई से बाई ओर जाइएगा तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बढ़ेगा। क्यों क्यों बढ़ेगा पता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इधर जो है ना ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला आदमी है, ज्यादा प्रोटॉन वाला। इधर क्या है, धीरे धीरे प्रोटॉन कमते जाएगा, एटॉमिक नंबर छोटा होता जाएगा। प्रोटॉन न्यूक्लियस में जितना कम उतना फैला हुआ, प्रोटॉन जितना ज्यादा उतना वो अट्रैक्ट करके क्या करेगा, न्यूक्लियस को सिकुड़ा देता है। समझ रहे हो। तो जब आप दाई से बाई ओर जाइएगा तो आकार क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो आप लोग कंफ्यूजन में ये तो नहीं छुए होंगे। जान रहे, निशांत भी गलती तुम छुई, सही भी है। ये लोग का तुक्का जो है ना, किस्मत रहता है। सिंपल सा बात है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि तुमको 80 गो में क्या पूछा है, दे दनादन 40 गो उसमें मार लो, देखवे मत करो और क्या पूछा है। ठीक है। तुमको जो लगे ये अपना आदमी है, भेंट मुलाकात हो गया, सलाम बोलो, चलो आगे। समझ रहे हो, क्या समझा, दिमाग मत लगाओ। 80 क्वेश्चन एक बार देख लो कि क्या कह रहा है। 80 क्वेश्चन जब तुम देख लेगा, बेसी से बेसी 5 मिनट नहीं लगता है एग्जाम में देखने में। जो तुम 80 क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद तुमको आइडिया लग गया किसको किसको तुमको मारना है। समझ रहा है। टिक आउट करके अपना फाइनल हो जाओ। साइंस सब में क्या है, फिक्स चीज है। ठीक है। सोशल में भी क्या है, फिक्स है। ठीक है। हेवा, मैथ जो आता है ना, वो तुम सॉल्व, कुछ चीज उसमें भी फिक्स हो जाता है। यहाँ क्या है, सॉल्व करो, आंसर मिला, अच्छा। गलत आंसर मिला ऑप्शन में है तो आदमी वही मार देगा, क्योंकि निकला है ये और ये ऑप्शनों में है। सिंपल सा माथा में रहता है, ये निकला ये ऑप्शनों में है। ठीक। तो वहां थोड़ा दिक्कत अनिश्चितता है। फिर भी 100 में 100 लाने का स्कोप तो उसी में है। कितनों तुम कुछ कह लो, 100 में 100 तो आने में का स्कोप ज्यादातर बच्चों को उसी में है। थोड़ा देर चलने का मन करता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, चमकीला उजला कलर, चमकीला उजला कलर, ठीक है, से ही जलता है। कोई दिक्कत, कोई पीला मार कर आया है तुम। एथेन का आणविक सूत्र क्या, आणविक सूत्र में क्या है रे। इसमें कितने सह संयोजक बंधन है, तो 6 गो हाइड्रोजन, 6 गो हो ही गया। 2 गो कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में एगो बंधन, नहीं 6 एक इसी बीच लगता है, इससे भी भेंट हुआ है। नहीं, 6 गो हाइड्रोजन है तो 6 गो बंधन, कार्बन 2 गो है तो उसके बीच में एगो बंधन, नहीं जो कार्बन कार्बन को जोड़ेगा, तो 6 एक 7 गो हो गया। आज निश्चित रूप से एथेन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो मारबे किया होगा। ये सब मत छोड़ना, ये सब कंफ्यूजन से बाहर की दुनिया का चीज है। हाँ रे आशीष बा।
शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक ई तो किसी कोई ने छोड़ा होगा। ई भेटा होगा और इसको तुम लोग धो दिया होगा, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सहसंयोजी यौगिक है। ऐसा काहे लग रहा है लाइव वाला क्वेश्चन सभी समय। निम्नांकित में कौन सा संयोजी यौगिक है? CH4। लाइव में भी आंसर था CH4 है। ऑप्शन भी यही था। बात है क्वेश्चनों कहाँ से बनाएगा, किताबें से न बनेगा, जो सिलेबस है वहीं से न बनेगा। जब मैराथन स्टार्ट होता है, मैराथन स्टार्ट मतलब कि कल एग्जाम है, तो आज 5 घंटा का साइंस है, तो उस साइंस क्या होता है, ऐसा नहीं है कि तुम उस चीज को देखा नहीं है पहले, या वो ऑब्जेक्टिव तुम किया नहीं है पहले, या वो सब्जेक्टिव जो है वो पहले तुम नहीं किया, ऐसा नहीं है। बस तुम आज जो देखेगा ना, आज जो देखेगा पूरा किताबें रहता है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पूरा किताब, 5 घंटा का लाइव, तो पूरा किताब जो वो रहता है, तो क्या हो गया, हर चैप्टर का फिर से रिवीजन हो गया, और जितना ऑब्जेक्टिव था सबको एक बार फिर से देख लिए। वहां जाते हैं, दर्शन, हेलो सर, कल देखे थे, मिले थे, हो गया, मौज आ जाता है। मैराथन यही होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये तो मारने का गलती नहीं किया होगा तुम लोग, मारा है? तो नहीं 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 काहे कह रहा था, अभी जो गीत गा रहा था। ध्यान कहाँ रहेगा, है? एब्सेंट है। फिर अड़ता 48 नंबर करेंगे ना रे। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रे फाइट। ये सब भी छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। आंख मूंद करके ऐसा ऐसा क्वेश्चन को पहले चुन लो कि इसको मारना है। क्या केशव? ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले से टारगेट पे रखना है इसको, ठीक है। ये हम बताएंगे नहीं, ये हम बताएंगे नहीं। फिजिक्स कहाँ तक है बालक इसमें? वेल्डिंग है। अच्छा वेल्डिंग, ये फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। भूख लग गया, लात खाएगी? लात खाएगी? लेग पीस का बात कर रहे थे। वो बच्चा था शायद, तुम लोग को बताए होंगे, उसका बर्थडे था, तो बोले, बहुत कुछ बोले कि सफल हो, ये वो जो हम बोलते हैं बोले। जिंदगी है यहाँ, कभी कभी बहुत खराब दिन भी देखना पड़ता है, उस समय को तुम हंसकर गुजारो या रोकर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ऐसे दिन आएंगे। ठीक, ये सब बात बोले, लेकिन वही सफल वाली बात। तो उधर से रिप्लाई करता है, थैंक यू सर, लेकिन ऐसा होने के लिए सर हमको आपके लेग पीस की जरूरत होगी, लात की जरूरत होगी। हाँ, वो भी लेग पीस खाने ये वाला है। यान दांत झाड़ दे छियो। वेल्डिंग, कौन आगे बैठा था जो भाग गया? मतलब रोकिया को हम पीछे बैठा दिए। ओ, खैनी शेयर हो रहा है। खैनी खा के इतना दांत कैसे साफ रख लेता है? हम भी मजाक कर रहे थे। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? बहुत नजदीक ही बतलाए हैं, इसको भूलने की भी जरूरत नहीं है। एथाइन का उपयोग क्या किया जाता है? लेकिन एथाइन हम लिखाए थे पेन से, एथाइन हम लिखाए थे पेन से। ऑप्शन में एथाइन नहीं था, याद करो, एथिलीन था। क्या था? एथिलीन था। ब्रैकेट में हमने लिखाया एथिलीन को, इसी को क्या दे देगा आप लोगों को? एथाइन लिख करके दे देगा।
तो वेल्डिंग में इसी का उपयोग किया जाता है, समझ रहे हो। C2H, C2H कितना, C2H2, हाँ C2H2 एथाइन ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, दुइएगा ना हाइड्रोजन होगा उसके पास। ऑप्शन नंबर ए यही है। एल्कीन का सामान्य सूत्र ईन है तो सिर्फ दोगुना होगा, सिर्फ क्या होगा, दुगुना हो जाएगा, CnH2n। एन होता तो दुगुना में दो जोड़ देते, और YNE वाइन होता, आइन होता तो दुगुना में दो माइनस होता, यही है ना। अच्छा एगो केस थोड़ा अलग है, एल्कील होता तो दुगुना में एक प्लस होता, एल्कील। एल्कील हम उसको कहते हैं जिसमें एगो हाइड्रोजन की कमी है, एल्केन हम उसको कहते हैं जो पूरा है। तो जब दुगुना में दो जुड़ गया तो अल्केन हो जाता है, हम एक के जोड़ेंगे तो एगो का अभाव रहेगा ना उसके पास, इसीलिए वो एल्किल है। कोई दिक्कत नहीं, इसी है। एल्कीन पूछा है बेचारा। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, प्राकृतिक गैस और बिल्कुल गलत। हे छी, हम्म, नींद में है क्या, हमको लगा इसमें सौर ऊर्जा देगा क्या यार, ऑप्शन ही गड़बड़ा दिया। हम लोग, तुम लोग कैसे मिस कर दिया, हम अभी इधर मुड़िए नहीं देख रहे थे, हमको लगा सौर ऊर्जा तो होना ही है इसमें, क्योंकि सबसे शुद्ध वही है। नहीं, सौर ऊर्जा से ज्यादा स्वच्छ और क्या होगा, प्राकृतिक गैस भी जलेगा तो बाबू गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलवे करेगा, है सौर ऊर्जा में। वो भी क्या, हाँ उससे तो बहुत स्वच्छ है ना। नेचुरल गैस क्या है, स्वच्छ ईंधन है, ऊर्जा का स्रोत। हमारे शरीर का पीएच पराशर किसके बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, क्योंकि 7 एसिडिक हमारा शरीर कभी भी नहीं होगा। कहता है ना, इमली मत खाओ, कच्चा आम ज्यादा मत खाओ, खून फाट जेतो, वाई खून फाट जेतो। किया, क्योंकि अगर 7.5 हमारा बेस जो खून है, उसको ज्यादा तुम टार्टरिक एसिड देगा ना, टार्टरिक एसिड अथी इमली में भी है, कच्चा आम में भी है, कच्चा अंगूर में भी है। तो जब तुम ज्यादा एसिड तुम डाल देगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइज होगा वो, न्यूट्रल होने का मतलब सेल्स टूटेगा। इसीलिए खाओ, इतना नहीं खा लो कि ताश ना, हाँ टिकुला का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पहली बात, जैसे क्या कहते हैं, क्या हुआ, सिट्रिक एसिड उतना ज्यादा खराबी आपके बॉडी में नहीं करता है। सिट्रिक एसिड जो है उतना ज्यादा, अब तुम मान लो 10 गो नींबू गाड़ के पी लिया तो अलग मैटर है, वो आदमी मान लो कि, लेकिन जो आदमी खाते वक्त सलाद में नींबू रखता है, नींबू ठीक है, उतना नींबू क्या फायदेमंद, जो नींबू है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, नींबू में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो सिट्रिक एसिड या तुम कह लो जो विटामिन सी जो नींबू में है, वो आपके मसूरों की जो भी सरण है ना, सड़ने वाली प्रॉब्लम, उसको क्या करेगा वो, ठीक करता है, हेल्दी बनाता है आपके मसूरों को, दांत की कमी को दूर करता है, दांत में जो खराबी आने वाला है उसके लिए वो बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए नींबू अगर मान लो कि क्या हो जाता है, कटा हुआ है, उसका उपयोग हो गया, तो उसके छिलका को ऐसे पलटो, फेंकना ही है, पलटो, ऐसे करो, चारों तरफ करो, हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है, उससे नहीं कुछ होता है, ठीक है, किया और कुल्ला कर लो, क्या हुआ, तुमने बहुत सारे कीड़ों को मार दिया और विटामिन सी उसको अलग से मिल गया। तो यहाँ पर जो पीएच पराशर होता है 7.0 से 7.8, क्योंकि हमारे रक्त का पीएच 7.4, हमारे लार का पीएच 7.4 है,
समझ रहे हो? लार हो, खून हो, इन सब का पीएच क्या है? 7.4 है। तो खून तो पूरे बॉडी में है, यानी कि नॉर्मल पीएच 7.4 के आसपास है। तो 7.0 से लेकर 7.8 तक को सामान्य रेंज माना जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई साल नहीं गुजरा दोस्त जिसमें ग्लूकोज नहीं पूछा ये लोग है, ग्लूकोज नहीं पूछा। ऐसा ही लोग कुछ पूछिए तो लेता है। ग्लूकोज में एक अणु, ग्लूकोज में ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या, समझ रहे हो? ऐसे की करके पूछिए लेते। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू? C6H12O6। इसको मिस आप बिल्कुल ना करें। सोडियम की परमाणु संख्या, वाह, 11। हम 30 तक बोले हैं याद रखने के लिए। 30 के बाद भी कुछ को याद रखने बोले हैं। कॉपर, जिंक, हाँ, 30 पर जिंक, 79 पर गोल्ड, है ना? इन सबको याद रखना है। कुछ का नाम तो बोले Fe 26 पर, है ना? ये सब टॉप है, मतलब कि VVI सब है। प्रतिरोध फिजिक्स आ जाता है ना, मेरे दबो आपका तहत है। विभवांतर, कौन सा कथन, भाग हमरा लंग से। देखो इसको भी हम रखना चाहे तो रख सकते हैं फिजिक्स से में, लेकिन आ जाओ केमिस्ट्री में, लो उठा कर लाते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है रे? छोटा रे एल्युमिनियम तुमको चालक नजर नहीं आता है? अब ना कैसे तुमको एल्युमिनियम धातु है ना दोस्त, एल्युमिनियम का तार न बनता है, तो एल्युमिनियम चालक होगा। जैसे चालक देख लिया, एल्युमिनियम देख लिया, तो एल्युमिनियम में न मारेंगे? ये तुरंत कंफ्यूज आता है। कहाँ है रे? और नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ये भी फिजिक्स है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यूरेनियम सही भी है ना? यूरेनियम की जरूरत होती है इसके लिए, ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए। खड़िया का रासायनिक सूत्र अब हम लोगों का आया। CaCO3 किसका है? खड़िया, चौक, है ना? मार्बल का रासायनिक सूत्र CaCO, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, अंडा के खोल का रासायनिक सूत्र CaCO3। निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो हम बोले थे सोना और चांदी सर्वाधिक तन्य है। सोना और चांदी सर्वाधिक मिलिएबल है। मिलिएबल बोले तो आघात वर्धनीय है। आग कितना अच्छा हिंदी है इसका। आघात वर्धनीय, आघात करने पर, पीटने पर उस वृद्धि होती है उसके एरिया में। आघात वर्धनीय, है ना? मेलिएबिलिटी। तो जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं। उसमें सबसे अधिक आघात वर्धनीय सोना और चांदी, सबसे अधिक तन्य सोना और चांदी, ठीक है? सबसे अधिक विद्युत, सर्वाधिक विद्युत और क्या ताप का, ऊष्मा का सुचालक कौन है? चांदी। इसको याद रखिएगा, ठीक है? निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? सोना है। हम इसके बारे में जानते हैं कि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बहुत तन्य हो गया। तन्य का मतलब तान करके, खींच करके, नमरा करके हम क्या कर सकते हैं? उसको तार बना सकते हैं। पेंटेन के अनुसूत्र है, ठीक है, तुम गड़बड़ नहीं कह रहा है, कि कितने संरचनात्मक समावयवी। तो हम आपको बता दिए हैं। पेंटेन का, पेंटेन का क्या याद रखना है? 3 गो होता है। हेक्सेन का क्या होता है? 5 गो होता है। और बाद बाकी बिहार बोर्ड कुछ पूछ ले उसका 2 गो होगा। हाँ हाँ, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर पूछ ले, ठीक है।
और उसके बाद क्या, ब्यूटेन पूछ ले, प्रोपेन पूछ ले, सबका क्या होगा, 2 होगा। समझ रहे हो, लेकिन पेंटेन का 3, हेक्सेन का 5। ये दोनों याद रखिए। तो पेंटेन है तो 3। अक्रिया, क्या रे, अभिक्रियाशील समूह, ये कौन है रे बाबू, अभिक्रियाशील समूह? हट, कौन है रे? केशव जी, एल्डिहाइड, वेरी गुड। कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 2 गो फ्री है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। हाइड्रोजन कहाँ है इसके पास? अरे कीटोन है रे, सॉरी। अगर कीटोन ही नहीं है तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ये एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता। ये एल्डिहाइड क्या, कार्बोनिल ना। अब है यहाँ पर, वेट करिए, क्वेश्चन का के लिए वेट करिए। अब है यहाँ पर, जैसे ये दिया है समूह, ये किसका समूह है? कीटोन का है। किसका है? कीटोन का है। इस क्या, क्योंकि एल्डिहाइड होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए कीटोन के बगल में, एल्कोहल होने के लिए OH चाहिए कीटोन के बगल में, सॉरी OH चाहिए सिर्फ, और कार्बोक्सिलिक एसिड होने के लिए कीटोन के बगल में OH चाहिए। ठीक, तब कार्बोनिल बोलेंगे हम। यही तो चल रहा है हम लोगों के बीच अभी। लेकिन कार्बन के साथ सिर्फ बगल में ऑक्सीजन दिया है और एक तरफ से खाली ऑक्सीजन और दो तरफ से फ्री है, तो ये प्योर कीटोन है। इसके लिए तो कोई धरती पर नियम ही नहीं है। ईथर हो सकता है लेकिन एल्डिहाइड कार्बोनिल नहीं होगा। देखो क्या है ये कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड होने के लिए एगो हाइड्रोजन चाहिए इसको। ठीक है, हाँ, ईथर में काम आ सकता है। किसमें? ईथर में, किधरो ईथर होगा, हम दिखाते हैं। ईथर हो सकता है, ईथर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईथर में बीच में ऑक्सीजन होता है। ईथर के कहा होता है, ईथर ही हुआ। ठीक है, और ऐसा दिया है नहीं। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन कार्बनिक, छी छी छी। कैमा नंबर क्वेश्चन है दोस्त? ये एल्डिहाइड समूह, ये एल्डिहाइड समूह कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, एल्कोहल समूह होने के लिए OH चाहिए। एल्डिहाइड के लिए क्या चाहिए पता है ना, कि हमको एगो हाइड्रोजन मांगता है। ठीक है, CHO होगा तब जाकर के ये एल्डिहाइड होगा, OH होगा इसमें तब जाकर के ये एल्कोहल होगा। ईथर होने के लिए क्या होना चाहिए, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन होना चाहिए। ठीक है, बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ होना चाहिए, डबल बॉन्ड में नहीं, सिंगल बॉन्ड में होना चाहिए। यहाँ क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन हमारे पास डबल बॉन्ड में है। ठीक है, तो यहाँ अब जब ईथर कैंसिल हो गया, एल्डिहाइड कैंसिल हो गया, एल्कोहल कैंसिल हो गया, तो लास्ट में कौन बचा, कार्बोनिल। याद रखिएगा, ई कंफ्यूजन वाला मैटर है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, हम समझ रहे हैं यहाँ, लेकिन बचा नहीं इसके अलावा और कोई। यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल में तुम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रख सकता है, कार्बोनिल में तुम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है, ये बिल्कुल ही क्या हो गया आपके लिए, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसको आप बिल्कुल क्या करके चलिएगा, स्किप करके चलिएगा। कारण कि ये प्योर कीटोन है। प्योर क्या है ये, कीटोन है। ठीक है, क्योंकि कीटोन कभी भी कार्बन के साथ अगर सिर्फ ऑक्सीजन है ना, कार्बन दो तरफ से फ्री है, तो वो क्या है, कीटोन है। इस कंफ्यूजन को छूने की गलती भी मत करिएगा।
कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों के आ जाते हैं। क्या दी थी तुम? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो छुओ भी मत। नहीं याद है तो ये सब क्वेश्चन मत छुओ। एल्डिहाइड देने की गलती कौन कर सकते? तुम लोग क्या मारा? बिल्कुल एल्डिहाइड देने की गलती कर ही नहीं सकते हैं, तो तुम कैसा बालक? वेरी गुड। इसको कहता है समझदारी। क्या हुआ था? वर्ल्ड कप था शायद, आर अश्विन को उतारा गया, लास्ट बॉल था, ये 2 रन बनाना था। नहीं नहीं नहीं, लास्ट बॉल था तो लास्ट बॉल था, अगर किसी कैसे भी मिस होता तो हार जाता। 2 रन था, ठीक है। और वो कैसे करके 1 रन बनाया पता है? खड़ा है यहाँ पर, बॉल आया, वैसे हो गया, बॉल पीछे से चल गया, वाइड, 1 रन। उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी होता है, जब तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां काम आएगा। ठीक है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक उच्च गलनांक वाला बनाएगा, है ना? उच्च गलनांक वाला बनाएगा। यह यौगिक जल में भी घुल जाएगा। वह तत्व निम्नांकित में कौन हो सकता है? तो जो धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और जल में भी क्या हो जाना चाहिए? घुल जाना चाहिए। वो क्या है? कैल्शियम का ऑक्साइड। जल में घुल जाता है तब ना चूना जल बनता है। ऑप्शन नंबर सी। ई मारा था कोई कि नहीं? हाँ, ई मारा है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, 59 इधर, 69, 70। क्या है? मालाचाइट। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? हाँ? मालाचाइट कॉपर का है बाबू। मालाचाइट किसका है? एगो क्यूपराइट होता है कॉपर का। हाँ, 70 का ऑप्शन नंबर बी कीजिए। मैं एम से मैग्नीशियम, एम से मैला मार मैग्नीशियम। लोहे पर जिंक परत लेपित करना, गैल्वेनीकरण। ई छोड़ा भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनीकरण देगा या जस्तीकरण देगा? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हाँ, याद रखिएगा, भले इसमें अभी तक एगो एसिटिक अम्ल आया, आपको याद रखना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल, दूध में कौन सा अम्ल, समझ रहे हैं? जो लिखाया हुआ है 5-6 गो, वो 5-6 गो आप लोग निश्चित याद रखिएगा कि इसमें कौन सा एसिड होता है। यो आपको 1-2 मार्क खिंचवा देगा। अब वैसे ही मिस भी नहीं किया है, वो पूछिए लिया है उस चार्ट में से, तो निश्चित 1 मार्क उस दे देगा। लेटेक्स किस में पाया जाता है? हाँ, कनेल। जब कनेल का फूल तोड़िएगा या पत्ता तोड़िएगा तो उससे दूध निकलता है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। 71। एंड्रोजन स्रावित किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। नर हार्मोन है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। तो किससे निकलेगा नर हार्मोन? वृषण से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। किससे? एंड्रो ई भी छोड़ा था। वाह तुमरे, वाह। एंड्रोजन किससे स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो है वो मादा में है, एंड्रोजन जो है वो नर का है। ठीक है। एंड्रोजन वृषण। एंड्रोजन पूछे या टेस्टोस्टेरोन, दोनों क्या है? नर हार्मोन है और वृषण से निकलता है। क्या हो रहे? कैमा क्वेश्चन था ये? 74 है ना? और होना चाहिए ना? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाय जाइलम और फ्लोएम से निश्चित क्वेश्चन आपको एगो रहता है। जाइलम पूछा तो इस बार फ्लोएम दे देगा।
समझ रहे हो बात को? लेकिन देगा दोनों में से जरूर, क्योंकि यूटॉपिक है उसके पास, जाइलम और फ्लोएम। वर्तिका भाग है, किसका भाग है वर्तिका? तो वर्तिका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भाग है ना, स्टाइल। तो क्या हो गया, गाइनोइसियम, जायांग। जायांग मतलब स्त्री केसर, पुमंग मतलब पुंग केसर। बहुत अन्याय है नर के साथ, पुंग, वहां पूरा स्त्री, इधर पुंग केसर, है ना, पुमंग, वहां जायांग। तो मतलब कि स्त्री में कभी भी क्या है, पूरा का पूरा जायांग। ग्रहणी भाग है। ई क्या हो, ई क्वेश्चन बहुत अच्छा था नहीं रे? ये क्वेश्चन इतना बार पढ़े हैं कि क्वेश्चन हम लोग को देख करके बोर हो गया है कि सेम आदमी कितना बार पढ़ेगा, है ना। छोटी आंत का पहला हिस्सा क्या है, ग्रहणी है, ड्यूडेनम है। कोई दिक्कत है? आपको ग्रहणी ग्रसनी में अगर समस्या होगा तो उसका अंग्रेजी एक बार जरूर, अगर वहां ग्रहणी है तो देख लीजिएगा यहाँ ड्यूडेनम है कि नहीं। अगर यहाँ ग्रसनी लिखा है तो यहाँ फेरिंग्स होगा। कोई दिक्कत है? वो यहाँ का छेद है दूगो, निगल द्वार और कंठ द्वार। यहाँ भी है, ग्रसनी है, ग्रहणी छोटी आंत का हिस्सा है। ठीक है, अंग्रेजी से उसका कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलाकर क्या बनता है? छी छी छी, कहाँ गया रे? मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, लैरिंक्स मतलब क्या होता है रे? वॉइस बॉक्स, हम लोगों का वॉइस बॉक्स, है ना। ट्रैकिया तथा फेफड़ा, ये सब मिलाकर कौन सा तंत्र बनाता है? श्वसन। कोई जनन तंत्र मार के मत आ जाना। विवेकानंद। पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? जल संवहन के लिए। और फ्लोएम रहता तो क्या देते? जिब्रेलिन क्या है? एक ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, किसका? पादप का। कोई दिक्कत? फाइटो हार्मोन है, किसका? पादप का। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो जितना उल्टा काम होगा वो ABA के कारण होता है, FCC के एसिड के कारण होता है। तो FCC का जितना उल्टा काम है, स्टोमाटा का बंद होना, फल का गिरना, है पत्ता का झरना, पत्ता का पकना, पीला पड़ जाता है पत्ता, पत्ता सड़ जाता है, इस सब काम कौन करवाता है? FCC अम्ल करवाता है। तो आपका यहाँ पर क्या खत्म हो गया? ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, है ना। बताइए किसका 40 में 40 सही है? हाथ उठाइए, किसका 40 में 40 सही है? अरे ठीक है, समझे। इधर 36 गो, 36 में 36 सही है। कौन गलती हो गया? चलिए, तुमको 40 में 40 हुआ है, वाह। यहीं पर जो है ना अंतर हो जाता है कि क्या हो गया, क्या है, कुछ हुआ अभी था क्या? मतलब कि एग्जाम का प्रेशर जो होता है ना, वहां आदमी कुछ भी कर सकता है क्या? कि इंग्लिश हमारा अच्छा रहा है बचपन से, आकाश का मैथ बचपन से अच्छा रहा है। कंपटीशन का एग्जाम में आज तक मैथ में हमको ज्यादा आया है, इंग्लिश में उसको ज्यादा आया है। इंग्लिश में उसको ज्यादा मार्क आता है, जो भी एग्जाम देते हैं मैथ में इधर ज्यादा हमको आ जाता है। वहां का प्रेशर अलग लेवल का होता है, वहां तुमको जो नया आता है वो भी आता है, जो आता है वो नया आता है, क्योंकि उसके उसमें तुमको ज्यादा बुद्धि है। समझ रहे हो? हम लोगों के साथ ही गेम हो जाता है। अच्छा चलिए, फिजिक्स हम शैलेश सर के लिए
छोड़ रहे हैं। क्या है? फिजिक्स में 6 अंक का होता है नहीं रे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्षारक को अधिक में मिलाने पर OH माइनस आयन सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होगी? तो OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम क्या ऐड कर रहे हैं, और तो OH ही उसमें ना रिलीज होगा। क्षार को जब पानी में देंगे तो कौन सा आयन में टूटता है? OH माइनस आयन में। अम्ल को जब पानी में देंगे H प्लस आयन। तो OH माइनस आयन है ही उसमें, पानी में। कह रहा है OH माइनस आयन की सांद्रता में किस प्रकार प्रभावित होगी? इसकी सांद्रता तो बढ़ेगी, क्योंकि NaOH एक क्षार है। इसको जल में देने से OH माइनस आयन की सांद्रता मतलब संख्या क्या होगी? अधिक होती चली जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली 2 अभिक्रियाओं का समीकरण देते हुए उल्लेख करें। करेगा? ठीक है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में अगर तुम क्लोरीन का विस्थापन करवाएगा तो क्लोरीन से पहले कौन आता है? रिएक्टिविटी सीरीज में फ्लोरीन आता है। हम अधातु को हटा रहे हैं। अधातु का रिएक्टिविटी सीरीज बोले हैं ना, उसमें क्लोरीन से ज्यादा ताकतवर कौन है? फ्लोरीन है ना। तो फ्लोरीन क्लोरीन को विस्थापित करेगा, फ्लोरीन आ जाएगा Ca के साथ। CaOCl2 है ना, CaOCl2 है। हमको क्या कह रहा है? किसको विस्थापित कराना है? क्लोरीन को। तो हम किसका यूज करेंगे? फ्लोरीन का यूज करेंगे। खैर, राम सलाम। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों में सहसंयोजक बंधन क्या है? वह रासायनिक बंधन, वह बंधन मत, वह रासायनिक बंधन जिसमें 2 परमाणुओं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। क्या होता है? साझा होता है। तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है? अब यहां पर है, इसके 2 उदाहरण दे तो CH4 एगो उदाहरण दे देना, और एगो उदाहरण O2 दे देना। O2 के बीच क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंधन है। CH4 के बीच कार्बन हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंधन है। 2 उदाहरण हो गया। अयस्क क्या है? अयस्क क्या है? अयस्क वे खनिज हैं जिनसे अधिक मात्रा में धातु प्राप्त किया जा सके, धातु का निष्कर्षण संभव हो। ठीक है, जैसे जैसे हाँ, जैसे लिख दो। जैसे लोहा का क्या है? अयस्क हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है। कॉपर का अयस्क क्यूपराइट होता है। अरे ज्यादा नहीं लिखना है, एक एक को लिख दो ना, है ना। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। पारा का और क्या अयस्क सिनेबार होता है। खत्म हो गया। तुम 2-4 को उदाहरण दे दिया, टीचर खुश। धातु प्राप्त किया जाता है, या धातु मौजूद हो भी कह सकता है, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या मौजूद हो? धातु मौजूद हो और जिसका निष्कर्षण संभव हो। और उससे हम धातु निकाल सके। सेब में भी आयरन है, भरा है सेब में आयरन, लेकिन उससे हम आयरन निकाल नहीं सकते हैं। अयस्क वो मिनरल है, अयस्क वो खनिज है जिससे हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि क्या कहते हैं उसको, अभिकारक में उपस्थित कुल तत्वों की क्या कहते हैं, अभिकारक में उपस्थित तत्वों के कुल भार के बराबर उत्पाद में उपस्थित तत्वों का कुल भार होना चाहिए, या होगा। कोई दिक्कत है? या ये भी तुम कह सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न निर्माण संभव है, ना ही विनाश। यही
द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है। और इसके बाद जो लाइन तुम लिखना चाहो तो आराम से तुम लिख सकते हो कि इसके तहत, या द्रव्यमान संरक्षण नियम का अर्थ है कि अभिकारक का कुल भार प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के कुल भार के बराबर होना चाहिए। यही ना है। एगो तुम उदाहरण नीचे में H2 प्लस O2 H2O 2H, इधर 2H2O, जब तुम ऐसे कर देगा तो एगो बैलेंस तुम दे भी दिया, बैलेंस रिएक्शन। एग्जाम्पल जिसका संभव हो सके उसका एग्जाम्पल निश्चित दे देना। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है? कहेंगे अम्ल अम्ल जब जल में घोला जाता है तो यह H प्लस आयन में टूट जाता है। ठीक है, H प्लस आयन प्रदान करने के कारण ही अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। कोई दिक्कत है? और ज्यादा बुद्धियार बनना है तो कह सकते हो किन के अनुसार रे? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को जब जल में डाला जाता है तो वह H प्लस आयन में विखंडित हो जाता है। H प्लस आयन प्रदान करने के कारण ही ये विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं और विद्युत का सुचालन करते हैं। हो गया? हाँ हाँ, उपरोक्त का ऐसा थोड़ी है। वन संपदाओं पर निर्भर किन्हीं दो उद्योगों के नाम बताइए जो वन संपदा पर निर्भर करता है। कागज उद्योग है ना, एक तो कागज उद्योग हो गया। हाँ, और रबर उद्योग, वेरी गुड। रबर वस्त्र नहीं भी हो सकता है लेकिन रबर तो निश्चित होगा। होगा हाँ। कपास से ठोस से थोड़ी होता है, और से भी वस्त्र हो सकता है। सिल्क वॉर्म, क्या? सूती। रेयन है, पौधे से प्राप्त होता है, सिंथेटिक है, लेकिन रेयन प्राप्त किससे होता है? पौधा से ही प्राप्त होता है। संक्षारण क्या है? सदोदाहरण। संक्षारण क्या है? कोरोजन। वायु, रे वायु, जल, नमी, अम्ल आदि से अभिक्रिया कर धातु के ऊपर अनचाहा पदार्थ का निर्माण होता है और धातु धीरे 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 धातु का क्या होता है? ह्रास होता है, वो कमजोर होता चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? संक्षारण कहते हैं। क्योंकि जैसे ही किसी चीज में जंग लगेगा तो कमजोर ही ना होगा। इसको हम क्या कहेंगे? संक्षारण। संक्षारण का कारण क्या सब लिखना है? जल, हवा, नमी, अम्ल, ठीक है, आदि। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। लोहा में जंग लगना, ठीक है। लोहा को जब, एग्जाम्पल नंबर, लोहा को जब नमी युक्त वायु में छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर गहरे भूरे रंग की परत जम जाती है, इसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। कॉपर को, अरे तांबा को जब वायु नमी के ऊपर में छोड़ा जाता है, वायु नमी युक्त वायु में छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक हरे रंग का परत जम जाता है। या चांदी को जब क्या कहते हैं, नमी युक्त वायु में छोड़ा जाता है तो एक समय अंतराल के बाद उसके ऊपर काली परत जम जाती है। यह चांदी में संक्षारण हो गया। कोई दिक्कत है? और क्या है? ये कैमा क्वेश्चन था? 18वां था ना, तो इधर होना चाहिए। अब 5 नंबरिया है ना। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण प्रयुक्त चरणों को लिखिए। कितना आसान तो दिया। क्या लिखता, क्या निशांत? अयस्कों से धातु का निष्कर्षण के लिए सबसे पहले हम करते हैं धातु अयस्क का सांद्रण, है ना। गैंग हटाते हैं, ब्रश उरस से साफ करके मट्टी से निकाले हैं हम। मट्टी से जब हम निकाले हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा, जब अयस्क का सांद्रण हो गया है, अयस्क का क्या हो गया है? सांद्रण हो गया है, तो जो कार्बोनेट अयस्क है उसका निस्तापन, जो सल्फाइड अयस्क है उसका भर्जन, जो अधिक सक्रिय धातु का अयस्क है उसका विद्युत अपघटन। अच्छा, इन सब से जो प्राप्त होगा क्या है? धातु का ऑक्साइड। हम लिखेंगे धातु के ऑक्साइड का अपचयन।
कार्बन के द्वारा। अब चयन करवा दिए हम तो ऑक्सीजन हट गया। समझ रहे हो? इस तरह से क्या प्राप्त हो गया तुमको? धातु। तुम कहोगे प्राप्त धातु का शुद्धिकरण। समझ रहे हो? यही ना स्टेप्स है, और उसके बारे में लिख दो, एक पन्ना भरेगा। ई नहीं था, ई नहीं आता था तुमको। छोटा अयस्क से ओर से धातु कैसे निकालेंगे, उसके स्टेप्स लिखने हैं। तो यही सब लिखना होता है, ज्यादा मार्क मिलेगा ये लिखेगा तो। वैसे वर्षा जल के संचयन के लाभ संक्षिप्त में लिखें। कल तो हम लोग क्या हिंदी में निबंध लिख रहे थे ना, तुम तो भर दिया होगा आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जी विज्ञान। साइनो ऑरेकुलर नोड क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन पूछ दिया है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। एस ए नोड, साइनो ऑरेकुलर नोड। सबसे पहला लाइन तुम्हारा क्या होगा? इसे पेस मेकर भी कहते हैं, है ना। हृदय की गति में, हृदय की धड़कने में ये सहायक होता है। यह हृदय के दाईं ओर, या हृदय की दाईं ओर किसमें होता है? ऑरेकुलर। ऑरेकुलर मतलब ऊपर वाला अलिंद में, ठीक है, दाईं अलिंद में पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? मेनली हृदय को धड़काना, हृदय को धड़काना। इसीलिए इसका नाम क्या है? पेस मेकर, पेस बनाए हुए रखता है। तो पहला क्वेश्चन ही तुम लोगों से मजाक कर लिया। दूसरा कोई, ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना गैस। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनता है। यह स्ट्रेटोस्फेयर में उपस्थित होता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण ऊर्जा को धरती तक पहुंचने, जीव मंडल तक पहुंचने नहीं देती है। ठीक है, इससे इसके द्वारा समस्त जीवों का संरक्षण होता है। अगर सूर्य की हानिकारक यूवी रे या पराबैंगनी किरणें सीधे जीव के संपर्क में आए तो त्वचा कैंसर हो सकता है और भी अन्य बीमारियां हो सकती हैं, जिससे सुरक्षा प्रदान करने का काम ओजोन का है। तो इंपॉर्टेंस भी तुम बता दिया। डीएनए आनुवांशिकता का आधार है। कैसे? तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन होती है, जिसमें पिता का, जिसमें माता और पिता का, जिसमें जनक का सभी आनुवांशिक गुण संचित रहता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो इसी आधार पर क्या कहेंगे? डीएनए आनुवांशिकता का क्या है? आधार है, क्योंकि इसी के पास जीन है जिसके पास सारा आनुवांशिक गुण वाला स्टोरेज है। समझ रहे हो? हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक क्या है रे, उसको दूत है मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर याद रहता। तो रासायनिक दूत है जो हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को संपादित करता है। यह पादप में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। मनुष्य में नहीं कहेंगे, मनुष्य में उसके विभिन्न कार्यों के लिए ये जवाबदेह है। जैसे जैसे हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, जैसे 2-3 गो हार्मोन का क्या नाम लिख देंगे। इंसुलिन हार्मोन, रक्त क्या शर्करा को मेंटेन करने में, संतुलित रखने में, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला वृद्धि हार्मोन, शरीर के वृद्धि में, है ना। फिर एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रक्तचाप को संतुलित करता है ना। समझ, ये सब 2-3 हार्मोन लिख देना है। पुष्पों में दल पत्रों का क्या कार्य है? पेटल का, पंखुड़ियों का क्या काम है? पंखुड़ियों की सुंदरता और इसकी सुगंध परागन के दूतों को या परागन के कारकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, है ना, अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, जिससे कि परागन की क्रिया हो सके। परागन में जो मददगार होते हैं या सहायक होते हैं, उसे हम परागन के कारक कहते हैं। जैसे कि कीट,
तितली, पशु, हवा आदि। कीट, तितली आदि फूल की खुशबू अथवा उसके रंग से आकर्षित होकर फूल पर बैठने आते हैं और एक फूल पर से दूसरे फूल पर उड़कर जाते हैं और इस प्रकार परागण की क्रिया संभव हो पाती है। तो पुष्पों में दल पत्रों का क्या कार्य है? जो परागण के सहायक हैं, कारक हैं, उसको अपनी ओर आकर्षित करना। कोई दिक्कत है? पर्यावरण, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, भारी क्वेश्चन है। अभी पर्यावरण क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है? कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति, रे सुनो न रे, कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बन जाता है। इसी प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, पोषण की परिभाषा दें। बकरी पोसियां लगाते हैं इसी को। ठीक है, तो हम पोषण की परिभाषा क्या लेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है तथा भोजन में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्वों का उपयोग करता है, इसे हम पोषण कहते हैं। समझ रहे हो? इतने पर खत्म नहीं करना, लिखो पोषण। पोषण में लिया गया भोजन का उपयोग शरीर के वृद्धि तथा विकास, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की प्राप्ति, है ना, और क्या कह सकते हो, हाँ, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत आदि के लिए किया जाता है। हमारे शरीर में जो टूटा फूटा सेल है, जो सेल डैमेज हुआ है, उसके निर्माण में भी इसका कार्य किया जाता है। तो ये तुम कह सकते हो। छोटा आंसर कभी मत देना, 2 3 4 लाइन हो जाए। अब 5 नंबर है, परागण किसे कहते हैं? परागण पर वर्षा का प्रभाव लिखे, लिख सकता। वर्षा जब होगा तो परागकण भारी होगा, तब उसे तितली लेकर जल्दी उड़ नहीं पाएगी। समझ रहे हो? ये हो सकता है एक प्रभाव। दूसरा, परागण से फायदा भी होता है, वर्षा से परागण को फायदा भी होता है। क्या हुआ? वर्षा जल के साथ निचले वाले फूल के पास परागकण पहुंच जाता है ना। या ये भी कह सकते हैं कि परागकण चिपचिपा होता है, वर्षा होने से उसकी चिपचिपाहट में कमी आती है, जिससे परागण कठिन हो जाता है। समझ रहे हो? बुद्धि का उपयोग कर सकता था। तो इतना लिखने में आधा पेज पार हो जाएगा कि परागण किसे कहते हैं, प्रकार उसका। मनुष्य के प्रमुख 5 लैंगिक जनन संचरित रोग, उनके कारक, रोगाणु, लक्षणों को लिखे। इससे अच्छा आदमी उन्हें लिखेगा? जो आदमी इधर लिखेगा सिफिलिस, गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है ना। इसके बाद एड्स हो गया, है ना, वो वायरस वाला है। फिर एगो एगो जो है वो जेनिटल वाट्स होता है, तो वाट्स ही कह, बस उसको कहते हैं वाट, वा का ट पर इफ, वाट, वो भी किससे होता है? वायरस से ही होता है। और क्या लिखना है? उसका लक्षण भी लिखना है। राम राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉलिनेशन पर चल जाइएगा। ठीक है, पॉलिनेशन पर चल जाइएगा। वैसे बायोलॉजी में ज्यादातर एगो इस बार क्या देगा आपको? फोटो बनाने के लिए देगा। ओशन अच्छी क्या कहते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं? फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा और फेफड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, बहुत दिन से नहीं पूछा है, वृक्क। तो वृक्क बहुत दिन से नहीं पूछा। फेफड़ा और नर जननांग, फेफड़ा, नर जननांग, और बहुत ज्यादा पूछ लेगा तो वृक्क। ठीक है, नेफ्रॉन वृक्क दोनों साथ। ठीक, बाय। ठीक है, हो गया आप लोगों का ये। ठीक है, कंप्लीट। अब आपका फिजिक्स बचा है, तो फिजिक्स आपको सर आकर के कराएं। कंप्लीट क्या? हाँ, पेंसिल से ही चित्र बनाना। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन था बायोलॉजी केमिस्ट्री का, हमको नहीं लगा कि आपको उसमें समस्या होनी चाहिए।
नहीं, हाँ, नाम नाम तुम लिख सकते हो पेन से, लेकिन चित्र में कहीं भी नहीं कि पेंसिल से बना के उसके ऊपर पेन का ओवर राइटिंग कर दिया, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, चले हम।